महीने भर के अंदर ही अंदर हालात बहुत खराब होने वाले हैं आर्थिक। बहुत महंगाई का बम धीरे धीरे, छोटे छोटे धमाके तो कर ही रहा था। अब चूंकि जब तेल के और डीजल डीजल सबके दाम बढ़ने लगे हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उससे बहुत असंतोष पैदा होगा। बेरोजगारी पहले से ही आसमान छू रही है। बहुत ही बुरी हालत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ध्वस्त हो गया है। बाहर से रेमिटेंस आना बंद हो गया है। डॉलर हिंदुस्तान से जा रहा है, आ नहीं रहा है डॉलर। सरकार अमेरिका की दुमछल्ला बनी हुई है। वो अमेरिका से महंगा तेल दूर से मंगा रही है, भाड़ा भी ज्यादा देना पड़ता है, इंश्योरेंस भी ज्यादा देना पड़ता है। ईरान और रूस से मंगाती तो रूबल रुपी ट्रेड के तहत आता। ईरान ने अपने यूको बैंक में हजारों करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं, जब वो ईरान से तेल लिया जाता था उसके है। ये सारे हालात हैं और अब ये बातें छिपी हुई नहीं रह गई हैं। धीरे धीरे करके ये आम जनता तक भी पहुंच रही हैं और लोग इन बातों के ऊपर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गौर भी कर रहे हैं। भारत जिस तरह का लोकतंत्र है उसमें क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी तुरंत अपने आप को विस्फोट के तौर पर व्यक्त नहीं करती है। उसकी धीरे धीरे करके परतें जमा होती चली जाती हैं। जैसे कि 2024 में अचानक एंटी इनकम्बेंसी चुनाव के ठीक पहले दिखाई पड़ी थी। उससे पहले मैं भी नहीं देख पा रहा था। उससे पहले तो बीजेपी दबादब प्रदेशों के चुनाव जीत रही थी। 2024 सारे प्रदेशों के महत्वपूर्ण 3 बड़े चुनाव उन्होंने जीते थे बीजेपी ने। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आया, साफ दिखाई देने लगा कि मोदी से कितने लोग नाराज हैं। वोटर कहने लगे अगर हमारे पास विकल्प होगा, सीएसडी सर्वे ने उसी वक्त बताया था कि वोटर 28% वोटर तो बीजेपी को 40% वोट मिल सकते हैं, लेकिन 40% में 28% वोटर ऐसा है जो बीजेपी को वोट पॉजिटिवली सकारात्मक देना चाहता है, लेकिन बाकी वोटर जो है वो कह रहा है अगर और कोई विकल्प होगा तो हम उसको दे देंगे, नहीं होगा विकल्प तो हम बीजेपी को दे देंगे वोट। मतलब वो अनमना है, वो गारंटी नहीं है उसका वोट मिलने की। साफ दिखाई पड़ रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का मैनिफेस्टेशन है। वो धीरे धीरे जमा होती है और वो परत दर परत जमा हो रही है बहुत तरह से, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो बहुत सारे मामले हो, परत परत। राज्यों का चुनाव अलग बात है, विधानसभा को चुनाव जीतना, लेकिन जब सेंटर में जाते हैं तो बिल्कुल हालात, उसकी एंटी इनकम्बेंसी का किरदार ही अलग होता है पूरी तरह। 2024 ने इस चीज को साबित कर दिया है। तो ये लोग चाहते हैं कि इसमें एक जबरदस्त स्पिन दिया जाए और ये कह के नहीं रह जाएंगे केवल, अभी एक्शन शुरू होगा। अब जैसे मुसलमानों के खिलाफ सड़क पर नमाज पढ़ने वाला सवाल है, उस पर बाकायदा एक्शन शुरू होगा। उस पर सारे देश में एक बहस कराई जाएगी। मुसलमानों के साथ शारीरिक हिंसा सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश में निश्चित करेगी। जब हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि 40% आबादी हो गई, तो आखिरकार वो 40% आबादी का क्या करेंगे? उसको कैसे कम करेंगे उस आबादी को? निश्चित रूप से उनको हो सकता है वहां वो कैंप बनाना शुरू कर दें, कैंपों में धकेल धकेल के लोगों को डालना शुरू कर दें वहां पे। वो कोई ना कोई इन लोगों के दिमाग में एक बहुत ही डायबोलिकल प्लानिंग पक रही है। देखिए, और वो अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं वो किस हद तक ये जा सकते हैं। इसी तरह जो शुभेंदु अधिकारी है, देखिए हेमंता की सारी ट्रेनिंग कांग्रेस में हुई, शुभेंदु अधिकारी की सारी ट्रेनिंग टीएमसी में हुई, और उनके पिताजी भी कभी बीजेपी वगैरह में सब में नहीं रहे जो है। लेकिन जब ये लोग जाते हैं वहां पर बीजेपी में जाते हैं, तो बीजेपी में आरएसएस की ट्रेनिंग वाले लोगों से भी ज्यादा सांप्रदायिक होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे साबित करना है कि भाई हमसे बड़ा, हम आपसे भी आगे बढ़ के हैं। ये लोग कुछ ना कुछ बहुत ही, आप देखिए योगी आदित्यनाथ की भी ट्रेनिंग बीजेपी और आरएसएस में नहीं हुई है। वो भी उसके लिए बाहर के हिंदुत्ववादी हैं, भगवा पहनते हैं, लेकिन वो हैं उस कतार से बाहर के आदमी। उनके कभी स्वयंसेवक वगैरह नहीं रहे, वो शाखा नहीं गए कभी योगी आदित्यनाथ। ये तीनों ही मुख्यमंत्री इस किस्म के हैं। ये बहुत ज्यादा भयानक तरीके से एक मुसलमान विरोधी हिंदुस्तान में हिंसक जंग शुरू कर सकते हैं, जो सरकार बनाम मुसलमान कर देगी। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो नमाज की कंट्रोवर्सी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। नमाज जब सड़क पे पढ़ी जाती है वो केवल फ्राइडे को होता है, फ्राइडे को 2 बजे 2:30 बजे, और उसका वक्फा 15 मिनट होता है बस। नंबर 1, ये क्यों पढ़ी जाती है? ये इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि अब मस्जिदें आप बना नहीं सकते। लोगों की आबादी बढ़ गई, लेकिन मस्जिद की जो हद है वो उतनी है, जाहिर है। तो और कोई परमिशन आज आपको दे नहीं सकता। क्राइसिस ये है कि मुसलमान या क्रिश्चियन अपने लोगों को आप दफन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ग्रेवयार्ड नहीं है, बढ़ा नहीं सकते अपने ग्रेवयार्ड को, अनुमति नहीं मिलेगी।
तो नमाज की कंट्रोवर्सी बिल्कुल फ्रिवलस है। कोई भी अच्छा एसएचओ थानेदार उसको 10 मिनट के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकता है। ये बेबुनियाद कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये सही बात है कि भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि इतनी इन्फ्लेन भावना है, मुसलमान समाज की भी जिम्मेदारी है, इसको स्टैगर कर सकते हैं। अरे भाई 2:10 में एक लॉट पढ़ ले और 2:30 एक लॉट पढ़ ले, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो ये भी एक चीज मुसलमानों को सोचने की है। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं कि ये जो बड़ा प्लानिंग है, अब भोजशाला शुरू हो गया है। भोजशाला का पोटेंशियल वही है जो बाबरी मस्जिद का सारा अभी हो रहा है। देखिए सब कुछ अभी हो रहा है, पूरा का पूरा भोजशाला का इतने दिनों से लटका हुआ अब आ रहा है, वो अब आ रहा है। अब परसों पता चला कि अजमेर में भी आ गया, अजमेर में एक लोअर कोर्ट ने कर दिया। तो धीरे धीरे ये बिल्डअप किया जा रहा है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपकी इकोनॉमी को आज कौन चला रहा है? मुझे एक बात बता दीजिए, 1991 में जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति आज से ज्यादा खराब थी, लेकिन 3-4 महीने में उन्होंने सुधार दी। पक्के इकोनॉमिस्ट थे। डॉक्टर आलूवालिया को उन्होंने लिया अपना फाइनेंस सेक्रेटरी बना के, 2 इकोनॉमिस्ट ने बैठ के तरीका सोचा। आज आपकी इकोनॉमी कौन प्लान कर रहा है मेरे भाई? आपके आर्थिक सलाहकार तो ये कहते हैं, एक दिन कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, 4 दिन के बाद कहते हैं कि बहुत गंभीर स्थिति। तो पहली बात तो ये है कि आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। यू हैव टू हैव अ जायंट। आप अरुण कुमार साहब से बात करते हैं, ऐसे लोगों की एडवाइस लेने से हमें क्यों परहेज है? क्योंकि आपके जहन में यह है कि ये सब लेफ्ट लिबरल हैं। मोंटेक आलूवालिया तो आज घर में बैठे हैं, वो तो लेफ्ट लिबरल नहीं है। नहीं है? आज तो सुरजीत भल्ला ने लिखा है, जो आपके साथी हैं, वो तो लेफ्ट लिबरल अल्लाह उनके साथी, उन्होंने भी लिखा है कि बीजेपी विनिंग इलेक्शंस लूजिंग इकोनॉमी। जरूरी बात यह है कि ये, और तीसरी बात यह है कि हमको अपना एक्सटर्नल हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। हमें रशिया से तेल लेना पड़ेगा, वेदर अमेरिका लाइक्स और नॉट। हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए चाबहार पे, और वो हमने इन्वेस्टमेंट भंग कर दिया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। ये कौन सी बात है? अगर आप, हम लोग तो आजकल बड़े एंटी नेहरू हैं, अगर आप जवाहरलाल की स्पीचेस सुने कि उन्होंने रशिया के बारे में क्या कहा था, जब रशिया ने वहां पर सख्तियां करनी शुरू की थी, उन्होंने उसका विरोध किया। स्टैचर हिंदुस्तान का अगर आप देखते हो उस जमाने में, एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, 1960 का है कि प्रेसिडेंट कैनेडी जब प्रेसिडेंट बने और जवाहरलाल का पहला दौरा होने वाला था उनके टाइम में, तो प्रेसिडेंट कैनेडी और मिसेस जैकलीन कैनेडी ने बैठ के व्हाइट हाउस का दौरा लगाया कि द ग्रेट नेहरू इज कमिंग। हम इसको व्हाइट हाउस जब दिखाएंगे तो पेंटिंग सब सही होनी चाहिए, कौन सा कमरा सही होना चाहिए। ये हमारा स्टैचर था। बिल्कुल। हम भूल गए कि मिसेस गांधी के जमाने में निक्सन को उन्होंने क्या बताया था। तो हम अमेरिका के सामने अगर आप झुक जाएंगे आज और अपने पुराने दोस्तों को भूल जाएंगे, हमारी पूरी वेपनरी रशिया से आई है, हमारे स्पेयर पार्ट्स आज भी रशिया से आते हैं। हमने चावल बेच के अपनी इकोनॉमी बढ़ाई थी, रशिया को सामान जब खरीदा था। हमारे आलू गए थे रशिया, उन्होंने हमारी मदद की थी। और जब 1971 की जंग हो रही थी तब भी रशिया हमारे साथ था। तो हमें अपनी ये जो अपना दायरा है सोच का, ये बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ये लेफ्ट राइट बाइनरी खत्म करके, और ये अपने देश में अगर एक 20% आबादी पे आप वार करेंगे बार बार, तो फिर देश की प्रगति नहीं हो सकती। आपकी चिंताएं और मेरी चिंताएं बिल्कुल एक सी हैं, लेकिन मुझे एक और बात सता रही है, वो ये है कि देखिए जब से मोदी सरकार आई है तब से जो कम्युनल क्वेश्चन है, सांप्रदायिक प्रश्न है, वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की शैली में चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो उसको अब बदलना चाहते हैं। वो अपनी विफलताओं के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो अर्थव्यवस्था का प्रश्न तो हल कर नहीं सकते, वहां तो बिल्कुल बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो उसके लिए लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अब इनके काम का नहीं रह गया है, ऐसा मुझे लगता है। इसको वो हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में ले जाना चाहते हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा मुल्क को क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि वो अभी देखिए अगले साल उत्तर प्रदेश लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव का माहौल बन जाएगा। तुरंत 27 के बाद 28 की पूरी 29 में तो चुनाव ही हो जाएगा लोकसभा का।
28 का पूरे साल जो है लोकसभा चुनाव के लिए पेशबंदियां सारे देश में हर पार्टियां वगैरह सब लोग करने लगेंगी, लोग यहाँ तक उम्मीदवार वगैरह भी ढूंढे जाने लगेंगे, सब होने लगेगा। तो उससे मुल्क को तो बहुत नुकसान होगा, हम सबको बहुत नुकसान होगा, मुल्क का कबाड़ा उड़ा देंगे लोग। लेकिन वो चाहते हैं कि 40%, आज तक बीजेपी को 40% वोट नहीं मिला है। बीजेपी को वोट तो 33 से लेके 37% के बीच कुछ वोट मिलता है बीजेपी को। बीजेपी का लक्ष्य यह है कि 40% का मार्क उसको पार करना है बीजेपी। फिर जैसे ही वो 40% का मार्क पार करेगी, बीजेपी को लगता है फिर उसमें कोई नहीं, SIR वगैरह सारे प्रपंच उसी के लिए किए गए हैं। अबे भाई, 1 साल बहुत दूर है राजनीति में। 1 साल में आपकी आर्थिक व्यवस्था कहाँ पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी की क्या व्यवस्था होगी, उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें दलित भी शामिल है, उसमें बैकवर्ड भी शामिल है, उसमें अपर कास्ट भी शामिल है। हम मुसलमानों को भूल जाएं। आर्थिक व्यवस्था क्या होने वाली है उत्तर प्रदेश की, ये केवल सड़कें बनाने से काम नहीं चलता है। सड़क आप बनाते हैं, 6 महीने आदमी को मजदूरी मिलती है, बाकी टाइम वो क्या करता है? मनरेगा आपने खत्म कर दिया है, आदमी आज भूखा है। तो 1 साल में जो अर्थव्यवस्था का हाल होने वाला है वो तो आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो अगर ये कैलकुलेशन है कि भाई इनमें आपस में झगड़ा करा दो, हम जीत जाएंगे और 1947 के हालात पैदा कर दो, तो ये तो चलने वाला नहीं है। आई एम अफ्रेड ये नहीं चल सकता। ये आप और हम कंजेक्चर कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि 1 साल में तो हिंदुस्तान की परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि ये जो जेन जी है जो आप देख रहे हैं, कॉकरोच पार्टी कैसे 9 मिलियन भाई एक दिन में पैदा कर ले, कैसे इतने मिलियन हिट हो जाएंगे, कैसे वो नौजवान विजय इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज को हरा देता है। ये सोचिए आप, नेपाल में क्या हुआ है, ये लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये हमको सोचना है। तो केवल नफरत पैदा करने से आप इलेक्शन आज तक जीतते रहे हैं। ये तो मानते हैं कि भाई मुसलमान हमारे को वोट नहीं करता, हम इसकी क्यों परवाह करें, और जितना इनको एंटेगनाइज हम कर देंगे। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि हिंदुस्तान की विशाल कट्टर सेकुलर आबादी इनके खिलाफ और होती चली जा रही है। आप जो हम आज बात कर रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, उससे कई लोग सहमत होंगे। और जो बीच वाला 30% वर्ग है, वो भी धीरे धीरे हमारी तरफ आएगा। तो ये मेरा तो ये विश्वास है कि साल भर इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं भी, आपने जो उम्मीद व्यक्त की है, मैं भी उसमें अपनी आवाज मिलाता हूं, और मैं आपकी बात से सहमत होना चाहता हूं कि इनकी जो हथकंडेबाजी है, ये हथकंडेबाजी अंततः काम नहीं करेगी, और इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो जमा हो रही है, वो उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले ही काफी बड़ी चुनौती इन्हें देने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जंग साहब, बहुत उम्दा किस्म की हम लोगों ने चर्चा की और उन पहलुओं को भी छुआ जो आमतौर पर लोग नहीं छूते हैं, जो वैश्विक पहलू हैं, जो ग्लोबल पहलू हैं भारत की आर्थिक संकट के, और जिस तरीके से इन्होंने अपने ऊपर वो चाहते तो ठीक कर सकते थे संकट, इनके पास सलाहकार थे। आज ही आपने देखा उनका लेख छपा है उनका इंडियन एक्सप्रेस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक ऐसा मसला है, इसमें रोज परिस्थितियां बदल रही हैं। अभी ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर नई डील हुई तो फिर से हम हमला कर देंगे, देखिए क्या होता है, क्योंकि वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर, ज्यादा संभावना ये है कि नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं ट्रम्प, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर इन बातों के ऊपर नए सिरे से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।